साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन परीक्षा धाम बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो मध्य प्रदेश में आने वाली परीक्षाएं हैं, जो मध्य प्रदेश की परीक्षा अभी चल रही हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लास है। देखिए एक नज़र में अपन देख रहे थे, अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। कल के टॉपिक में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा, तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखे थे। आज अपन को देखना मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, राज्य कैसे बने, संभाग कैसे बने, उनका गठन कैसे हुआ, और मध्य प्रदेश का भौगोलिक विकास। आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति हो गई थी। मध्य प्रदेश की जानकारी अपन ने देख ली थी। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखे थे अपन ने, के 5 पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र। अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग अपन को देखना था। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1947 की स्थिति में किया था, 1 नवंबर 1956 की स्थिति में किया था, और 1 नवंबर 2000 की स्थिति में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्या था। तो पार्ट इसको अलग अलग विंध्य प्रदेशों या पार्ट में बांटा गया है। जैसे मध्य भारत हो गया, भोपाल हो गया, बरार हो गया, मध्य प्रांत है, विंध्य प्रांत है, बघेलगंज छत्तीसगढ़, और दंडकारण्य को एक था, और विदर्भ अलग किया गया था। तो पार्ट ए में आप देखते हैं, पार्ट ए स्टेट, पार्ट ए जिसे सेंट्रल प्रोविंस और एंड बरार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट के पार्ट ए को किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से अलग करके 1936 में की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, नोट्स बनाते जाइए, और एक क्लास को देखने से पहले एक बार रिवीजन कर लिए क्या अपन ने पढ़ा है। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है क्लास से। अब सेकंड क्लास ही चल रही है आपकी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में एकमात्र मकड़ाई रियासत जो हरदा जिले से सेंट्रल प्रोविंस में शामिल की गई थी। मध्य प्रदेश पार्ट ए में कुछ रियासतें थीं, जैसे जसपुर थी छत्तीसगढ़ से, विदर्भ नागपुर से, मकड़ाई हरदा और सरगुजा छत्तीसगढ़ से, कवर्धा छत्तीसगढ़ से, खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, कोरिया, बस्तर, सारंगढ़, ये सभी क्या है? छत्तीसगढ़ में रियासतें आती थीं। अब देखिए पार्ट बी के लिए देखते हैं। पार्ट बी के लिए मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के नरेशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। मध्य भारत राज्य ने आकार लिया, जिसका मध्य भारत आकार इसने ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया। किसने किया था मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पार्ट बी को किस नाम से जाना जाता है? मध्य भारत प्रांत के नाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, तो तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया था, जिसे इंदौर जिला भी एक था, जिसमें एक इंदौर जिला भी था। इसकी 2 राजधानियां बनी, शीतकालीन राजधानी और एक थी ग्रीष्मकालीन राजधानी। शीतकालीन के लिए क्या क्या रखा गया? ग्वालियर जो 6.5 माह तक रहेगी, और ग्रीष्मकालीन इंदौर राजधानी थी जो 5.5 माह तक रहेगी। शीतकालीन, शीत में क्या है? ग्वालियर है, और ग्रीष्मकालीन में क्या है? इंदौर है। तो 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर के जीवाजी राव सिंधिया को राज्य प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उस राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी
जाना जाता था। मध्य भारत में प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे, जो लीलाधर जोशी के पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तखतमल जैन और मिश्री लाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। जिका बने प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान मुख्यमंत्री बने। पार्ट बी में शामिल कुछ क्षेत्र थे, जैसे होलकर रियासत है, सिंधिया है, देवास रियासत है, जैसे सीनियर एक जूनियर बनाया गया, बड़वानी है, भूमिया है, जावरा, पिपलौदा है, कठियावाड़ है, धार है, अलीराजपुर और सीतामऊ इस प्रकार की पार्ट बी में शामिल किए गए। पार्ट सी के लिए विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। देखो, कुछ हिस्सा बुंदेलखंड का लिया और कुछ बघेलखंड का लिया। इसको रीवा सतना को मिलाकर जी बघेलखंड क्षेत्र से रियासतें आती थीं और बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। 4 अप्रैल 1948 को, कब? 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री NV गाडगिल द्वारा किया गया। मध्य भारत सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिसके राज प्रमुख रीवा के महाराज मार्तंड देव को बनाया गया था। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड और बुंदेलखंड के कप्तान कामता प्रसाद। अब देखिए इसमें क्या, बघेलखंड में कौन रहे हैं? कामता प्रसाद सिंह रहे हैं, अवधेश प्रताप सिंह रहे हैं। कामता प्रसाद कहाँ थे? अपने बुंदेलखंड में थे। जो 2 मंत्रियों का गठन किया गया, जो 14 अप्रैल 1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया और फिर 14 अप्रैल 1949 को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल को बनाया गया। फिर कौन बन गया यहाँ पे मुख्यमंत्री? शंभूनाथ शुक्ल के लिए बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री कुमार, उद्योग मंत्री तथा न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए और प्रारंभ में इस राज्य की भी 2 राजधानियां रीवा और नौगांव बनाई गई थी। बाद में रीवा को ही राजधानी चुना गया। बाद में क्या हुआ? रीवा को ही राजधानी चुना गया। ये पार्ट सी में कुछ रियासतें थीं, जैसे रीवा, पन्ना, ओरछा, इस प्रकार। अब भोपाल पार्ट सी में क्या? भोपाल था जो स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया। भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खां भोपाल के भारत संघ में विलय करने के पक्ष में नहीं थे। जो हमीदुल्ला खां है, भोपाल को पार्ट सी में विलय करने के पक्ष में नहीं थे और प्रजा मंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में किया गया। श्री NV बनर्जी जो यह मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे 1949 से 1950 में। राइट, 1952 में अब जब देखते हैं तो आम चुनाव को शंकर दयाल शर्मा ने भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। जब 1952 में आम चुनाव हुए, वहाँ पर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार के वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों में नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक समझौता हुआ। मंत्री मौलाना इनायतुल्ला खां व श्री उमराव सिंह बने। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। यहाँ पे जे उपाध्यक्ष बने लक्ष्मी नारायण। अब यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर देखते हैं
तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक से 6 जिलों में विभक्त किया गया था। तत्कालीन भोपाल राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिले भोपाल और रायसेन जिले में विभक्त किया गया। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस जिसे पार्ट ए के नाम से जाना जाता है उसे प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभक्त किया गया था। और विंध्य प्रदेश के लिए कितने प्रशासनिक 8 जिलों के में विभक्त किया गया। अब देखते हैं यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कहाँ किस पार्ट के लिए कितनी रियासत मिली, किस पार्ट की कौन सी राजधानी थी। पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। इसकी अन्य रियासतों में से अभी जो वर्तमान में 1951 के अनुसार जो पहले थी टाइम्स इंडिया डायरेक्टरी बुक्स 1951 में शामिल की गई कुल 14 रियासतें थी। तो पार्ट बी में देखते हैं जो मध्य भारत है, आपका क्या है मध्य भारत है, इसमें 2 रियासतें बनी। पार्ट बी को क्या है, मध्य प्रांत भारत के नाम से जाना जाता है। पार्ट ए को प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। अब देखो पार्ट बी में दो राजधानियां बनी, एक तो इंदौर बनी और एक ग्वालियर बनी। ग्वालियर के लिए शीतकालीन, इंदौर के लिए ग्रीष्मकालीन। ये 5.5-6 माह और 5 माह के लिए इंदौर राजधानी बनी। पार्ट सी में देखते विंध्य प्रदेश जो कि रीवा है, इसकी कितनी थी, 35 रियासतें थी। भोपाल स्टेट के लिए भोपाल जो स्वतंत्र था, पार्ट सी इसमें 1 रियासत थी, कितनी, 1 रियासत के लिए बनाया गया। 1956 की स्थिति में देखते हैं तो 1956 की स्थिति में फजल अली आयोग का गठन हुआ जो 1953 में। अब ये क्वेश्चन बनता है कि किस आयोग का गठन किया गया था 1953 में, तो 1953 में किया गया था फजल अली आयोग का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से 1 नवंबर 1956 में इसकी रियासतों लागू कर दी गई। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य 3 क्षेत्रों में मिलाकर गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया था। कि किस मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस धारा के अंतर्गत किया गया, तो धारा 9 थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया जो 7 संभाग और 43 जिले इसमें शामिल थे। ये यहाँ पे मोस्ट है, कितने जिले थे, 1 नवंबर 1956 में 7 संभाग और ये अंडरलाइन कर लीजिए साथियों, ये नोट्स बना रहा हो तो नोट्स बना लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो 7 संभाग थे और 43 जिलों का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था। जो फजल अली आयोग था जो 1953 में उन्होंने कहा था कि जबलपुर की राजधानी बनाया गया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। जो फजल अली आयोग कह रहा था कि जबलपुर के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जाना चाहिए, लेकिन किंतु जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। पार्ट ए में परिवर्तन किया हुआ। पार्ट ए में 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना और यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा तत्काल मुंबई राज्य में शामिल कर दिया गया। 8 जिलों के लिए पार्ट ए के जो 8 जिले थे वो मुंबई राज्य में शामिल कर दिए गए। अब पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ, यहाँ से राजस्थान की सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया। जो राजस्थान की सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा जिले में शामिल किया गया। मंदसौर के सुनील टप्पा राजस्थान में शामिल कर दिया गया। जो मंदसौर के सुनील टप्पा थे उसको राजस्थान में सम्मिलित किया। अपना जी मंदसौर क्या था, एक जिला वहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे सुरेश तहसील है, इसके लिए राजस्थान को मध्य प्रदेश में शामिल कर रहे हैं। और पार्ट सी में इसे बिना परिवर्तन किए शामिल किया गया और पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसे बिना परिवर्तन किए शामिल कर लिया गया। अब देखते हैं जो मध्य प्रदेश की स्थिति रही है 1947 में, 1956 और वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। ये
1947 किसमें पार्ट ए बना, पार्ट बी, पार्ट सी और 43 जिले बने 1956 में। इसमें जिलों का गठन किया गया 1956 में। 1947 में पार्ट थी जिसमें रियासतें थी, वर्तमान में 55 जिले ही 55 जिले बनाए गए हैं। अब देखते हैं जो मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किया गया है, यहाँ पर किस आधार पर किया गया है। जो मध्य प्रदेश में गठन किए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कब कौन सा जिला बना। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए। 43 जिले शामिल किए गए और 7 क्या किए गए, 7 संभाग 43 जिले 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को 45 जिले शामिल किए गए। कब 45 जिले शामिल किए गए। फिर देखते हैं यहाँ पर भोपाल का गठन कब होता है। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल का। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी। जो भोपाल है वो कहाँ की तहसील थी, सीहोर जिले की तहसील थी। फिर 26 जनवरी 1973 को राजनंदगांव को दुर्ग से अलग करके नया जिला बनाया गया। राजनंदगांव को दुर्ग से अलग करके राजनंदगांव एक जिला बनाया गया। कब, 26 जनवरी 1973 को। मई 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया। 10 जिले में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इन जिलों का गठन BR दुबे समिति की सिफारिश पर किया गया। किसकी समिति पर किया गया था, BR दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। जून 1998 में 6 जिलों का गठन किया गया। कितने, 6 जिलों का गठन किया गया। जून 1998 में 6 जिलों का गठन, जिसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं। कौन कौन से हैं, हरदा, उमरिया, नीमच। हरदा, उमरिया, नीमच। इन जिलों का गठन सहदेव समिति, कौन सी समिति की सिफारिश की गई है, 6 जिलों का गठन हुआ जिसमें सहदेव समिति की सिफारिश पर, और 10 जिलों का गठन हुआ था 1998 में, तो BR दुबे समिति। और यहाँ पे कौन सी है, सहदेव समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं साथियों कि जून 1998 में 6 जिलों का गठन किया गया, जिसमें 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल थे। तो किस समिति की सिफारिश पर, तो सहदेव समिति की सिफारिश पर। 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का गठन किया गया, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवा से अलग किया गया, अशोकनगर को गुना से और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके गठन किया गया था। जी 15 जिलों का गठन किया गया। 17 मई 2008 को एक जिले का गठन किया गया। जो 17 मई 2008 है, एक जिले का गठन अलीराजपुर। अलीराजपुर को कहाँ से, झाबुआ। अलीराजपुर क्या है, झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। तो 24 मई 2008 को एक जिले सिंगरौली को सीधी से अलग करके एक जिला 50वां जिला बनाया गया। फिर 16 अगस्त 2013 को एक जिले का गठन आगर मालवा बनाया गया, जो शाहजहाँपुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया। अब देखते हैं 1 अक्टूबर 2018 को फिर एक जिला बना। 1 अक्टूबर 2018 को एक जिला बना जिसे निवाणी, जिसे क्या, टीकमगढ़ से अलग करके 52वां जिला बनाया गया। 52वां जिला बनाया गया। और 13 अगस्त 2023 को मऊगंज किससे अलग करके बनाई गई, मऊगंज जिले की अधिसूचना 13 अगस्त 2023 को जारी की गई। और 5 अक्टूबर 2023 को पारडूना, छिंदवाड़ा से अलग करके पारडूना जो है वो 54वां जिला बनाया गया। कौन सा, 54वां जिला बनाया गया। 5 अक्टूबर 2023 को मैहर, सतना से अलग करके बनाया गया 55वां जिला, जो मैहर से अलग करके 55वां जिला बनाया गया है। कुल क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का 1972 ही दिया गया है, किंतु राजनांदगांव पोर्टल पर इसके गठन की जानकारी 26 जनवरी 1973 को दी गई थी। ये कुछ जिले हैं साथियों किस किस से अलग करके बनाए गए हैं। तो 1956 की स्थिति में देखते हैं तो भोपाल सीहोर से अलग हुआ, बड़वानी खरगोन से, श्योपुर गुना से,
और कटनी से जबलपुर, डिंडोरी से मंडला, हरदा से होशंगाबाद इस प्रकार से अलग किए गए हैं। तो मैं आपको PDF दे दूंगा। जिस भाई को PDF चाहिए है वो कृपया करके इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सएप लिख सकते हैं 9685312252। मैं आपके लिए कंप्लीट PDF दे दूंगा जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में पारित किया गया, लोकसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2002 को। ये इम्पोर्टेंट नहीं है साथियों। अब देखते हैं अपन इसके आगे मध्य प्रदेश के संभाग। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। जैसे चंबल संभाग है, ग्वालियर है, उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, नर्मदापुरम है, सागर है, जबलपुर है, रीवा है और शहडोल। इस प्रकार 10 संभागों का गठन किया गया है। 10 संभागों में किस संभाग में कितने जिले हैं और किस संभाग का कब गठन किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रीवा 1956 में इसका मुख्यालय रीवा ही रहेगा। इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया था। रीवा है, सिंगरौली है, सीधी है, सतना है, मऊगंज और मैहर है। भोपाल में भोपाल ही रहेगा इसका मुख्यालय 1956 की स्थिति में, जिसमें 5 जिले हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर व विदिशा है। ग्वालियर का ग्वालियर ही मुख्यालय जिसमें 5 जिले बने, भोपाल में भी 5 जिले बने हैं। इंदौर में इंदौर ही रहेगा इसका मुख्यालय 1956 की स्थिति में, जिसमें 8 जिले शामिल किए गए, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। जबलपुर का जबलपुर मुख्यालय जिसमें 9 जिले हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पहाड़ूना। जो ठीक है, सागर है जो 1975 में इसका गठन किया गया, सागर का सागर मुख्यालय है। जो जिस राज्य संभाग है उसका वहीं पर उसका संभाग बनाया गया। इसमें 6 जिलों का मुख्यालय सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ व निवाड़ी। जो सागर संभाग है इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसमें कितने जिले आ जाएंगे, 6 जिले आ जाएंगे। उज्जैन में 7 जिले हैं। उज्जैन संभाग में कितने हैं, 7 हैं। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा और मंदसौर और नीमच। चंबल में 3 हैं, मुरैना, श्योपुर, भिंड है। नर्मदापुरम में 1980 की स्थिति में जब गठन हुआ तो इसमें भी 3 थे, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। चंबल, नर्मदापुरम, शहडोल में भी 3 मिल जाएंगे आपके लिए, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और प्रस्तावित संभाग, अभी जो प्रस्तावित वर्तमान में यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 11वां संभाग जो प्रस्तावित है वो 12वां कौन सा है, तो रतलाम व छिंदवाड़ा भी प्रस्तावित संभाग है। संभागों की गठन की जानकारी देखते हैं साहब। जनगणना का कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग, 43 जिले संभाग थे, जिसमें 7 थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, भोपाल, बिलासपुर और रायपुर। 1975 में सागर संभाग, 1970 में उज्जैन संभाग, 1980 में चंबल, होशंगाबाद और 2182 में बस्तर संभाग का गठन किया गया। 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए। जी कौन था, रायपुर था, बिलासपुर और बस्तर जी संभाग 2000 में कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ वहाँ पर चले गए। तो 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी, 9 थी। जो 2000 में छत्तीसगढ़, जब देखिए साथियों यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अलग अलग हुआ, जिनको पृथक किया गया, तो 2000 की स्थिति में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी, 9 थी। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन, तो कितने थे, 7 संभाग थे। ठीक है, 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। 2008 में कितने, शहडोल संभाग का गठन किया गया। 2008 में होशंगाबाद का संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम भी किया गया। कब, 2008 में। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। क्या, फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं साथियों। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो जबलपुर हो जाएगा। न्यूनतम क्षेत्र वाला
जो क्षेत्रफल है संभाग शहडोल सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या वाला शहडोल है, और न्यूनतम लिंगानुपात चंबल में और सर्वाधिक साक्षरता वाला जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। देखिए साथी, अपन ने संभाग का गठन कब हुआ, जिलों का गठन कब हुआ, इस आधार पे अपन ने देख लिया। अपन को अब देखना है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किस आधार पर किया गया है, तो इसमें मध्य भारत का एक पठार है जो इसमें अलग करके बनाया गया। फिर बुंदेलखंड है, मालवा क्षेत्र, इस साइड का एरिया हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। रीवा पन्ना पठार आ जाएगा आपका उत्तर के साइड, और यहाँ पे बघेलखंड है जो पूर्व में आपका पड़ता है, और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है जो आपके दक्षिण में पड़ती हैं साथियों। यहाँ से जो मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश का अपन को भौतिक विभाजन देखना, जिसमें मध्य उच्च प्रदेश है, सतपुड़ा श्रेणी है और पूर्वी पठार है। तो मध्य उच्च प्रदेश में अपन देखेंगे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, और पश्चिमी में देखेंगे अपन राजपीपला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य में क्या रहेगी महादेव की पहाड़ियाँ, पूर्व में क्या है मैकाल श्रेणी है आपकी। ठीक है, तो अपन इसको एक एक करके देखते हैं। तो मध्य भारत का पठार सबसे पहले अपन को देखना, क्या देखना है मध्य भारत का पठार, क्या देखना है मध्य भारत का पठार अपन को सबसे पहले देखना है। स्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 में उत्तरी अक्षांश तथा 75 से 50 जो पूर्वी देशांत में अवस्थित है। इसकी मध्य भारत के पठार की स्थिति है। क्षेत्रफल देखते हैं तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से 10.7% है। कितना है भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% पर ही मध्य भारत का पठार फैला हुआ। निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल मुख्य इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि मध्य भारत के पठार का निर्माण किस शैलों से होता है, किन चट्टानों से होता है, तो विंध्य शैल के समूह अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले हो जाएंगे इसमें नीमच है, श्योपुर है, मुरैना, भिंड है, ग्वालियर है, शिवपुरी है। जिस संबंधित इसके प्रमुख जिले हैं यहाँ पे मध्य भारत के पठार में ये जिले आपको मिल जाए कि नीमच है, श्योपुर है, मुरैना, भिंड है, ग्वालियर है, शिवपुरी है। जबलपुर की जगह यहाँ की देखिए मध्य भारत की जलवायु है विषम जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म होती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पाई जाती है। वर्षा, इस क्षेत्र में औसतन वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पे खैर, बबूल, पलाश आदि पाए जाते हैं। मिट्टी कौन सी हो, जलोढ़ एवं कछारी मृदा पाई जाती है साथियों। यहाँ पे फसल देखते हैं। प्रमुख फसल है सरसों है, ज्वार है, तिल है, गेहूं आदि यहाँ पे फसलें पाई जाती हैं। नदियाँ की बात करते हैं तो चंबल नदी हो जाएगी, सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, कुंवारी है और सीप नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, प्रमुख नदियाँ हो जाएगी। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, वेरी IMP है कि मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। यह बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। मध्य भारत के पठार ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी टोगरा, क्या है टोगरा है, जो 430 मीटर या 1411 फीट शिवपुर जिले में स्थित है। अब मध्य बुंदेलखंड का पठार देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुंदेलखंड का पठार स्थिति क्या है। मध्य भारत में पूर्व तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर और पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 से 26 डिग्री 22 उत्तरी अक्षांश तथा 75 से 77 से 51 डिग्री चैनल में, यहाँ से 80 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य में फैला हुआ है। इसका जो निर्माण होता है बुंदेलखंड, अपना जो बुंदेलखंड का पठार है, तो इसमें क्या देखते हैं, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ। कौन सी, नीच चट्टानों के अपरदन से हुआ। इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7 है। वहाँ पर कितना था, मध्य का 10% था। संबंधित प्रमुख जिले हो जाएंगे इसमें दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना,
यहाँ के बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। इसकी जलवायु कैसी है? ग्रीष्म जलवायु में अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। औसतन वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वन देखते हैं तो तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि पाए जाते हैं। मिट्टी मिश्रित है, लाल काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। फसल प्रमुख गेहूं, ज्वार और तिल यहाँ पे बुंदेलखंड का प्रमुख है। नदियों की बात करते हैं। प्रमुख नदियाँ बेतवा, सिंध, दसान है, उर्मिल है, जामनी आदि ये प्रमुख नदियाँ यहाँ पर हैं। प्रमुख खनिज हीरा, चूना पत्थर आदि यहाँ पर विशेष हैं। ये देखिए आपका बुंदेलखंड का पठार, ये रहा आपका बुंदेलखंड का पठार। ये कहाँ पे आ जाएगा? आपका उत्तरी क्षेत्र में आ जाएगा आपका, राइट। अब देखते हैं इसमें बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी कितनी है? 1172 किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा साथियों कि यहाँ पर बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी 1172 किलोमीटर है। ये 1172 मीटर है। बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है? बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी के लिए कहा जाता है, जबकि मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को, जबकि बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड पठार है। सर्वाधिक सूखा कहाँ पर है? बुंदेलखंड पठार है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती जिसे टोर कहा जाता है। मालवा पठार देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट मालवा पठार। मालवा पठार का ये स्थिति है। मालवा क्षेत्र देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल में 28% पर मालवा का क्षेत्र है। दक्कन के ट्रैप के लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसका क्या? दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। प्रमुख जिले हैं इंदौर है, उज्जैन, देवास, सागर, मालवा, रतलाम, धार व झाबुआ है। यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा और शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। इस क्षेत्र में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर? मालवा क्षेत्र, जो मालवा गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर बबूल है, पलाश है, तेंदुपत्ता है, काली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे सोयाबीन है, कपास है, गेहूँ, ज्वार व मूंगफली यहाँ की प्रमुख फसल है। नदियाँ कौन सी हो जाएंगी? चंबल है, क्षिप्रा है, पार्वती कौन सी है? चंबल है, क्षिप्रा है, पार्वती, गंभीर और खान माही नदी है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है? इसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। मालवा क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है? गेहूं की डलिया कहा जाता है। ये है गेहूं की डलिया। यहाँ पे पश्चिम साइड में आता है। यहाँ पे क्या हो जाए साथी? पूर्व है। यहाँ पे क्या है आपका? पश्चिमी क्षेत्र साइड आता है। और यहाँ पे आपने क्या देखा था अभी? उत्तर था, जहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र देखा था। यहाँ पे आपका दक्षिण हो जाएगा। बीच में क्या निकली? आपकी सोन घाटी निकली हुई है। अब देखिए कर्क रेखा जो कर्क रेखा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कहाँ निकलती है? मालवा के क्षेत्र से निकलती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार है। बुंदेलखंड में अपन ने कौन सी देखी थी? 1175 मीटर थी, जो सिद्ध बाबा की थी। अब यहाँ पे मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सिगार चोटी हो जाएगी, जो उसकी 881 मीटर। अन्य चोटी है जाना पाव है, 854 है। धजारी है, जो 810 मीटर है। तीनों इंदौर जिले में स्थित हैं। तीनों यात्री फानहान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अब यहाँ पे देखते हैं रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में। अब ये कहाँ है? दक्षिण से पूर्व में आता है, जो बघेलखंड में पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार 23 डिग्री 10 चैनल से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर में कितना है? 78 से डिग्री से 4 से 82 डिग्री 18 चैनल पूर्वी देशांतर में फैला हुआ। सीमा देखते हैं, क्षेत्रफल क्या है इसका?
रीवा पन्ना के पठार मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल 10.36% है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है। संबंधित प्रमुख जिले रीवा पन्ना कटनी उमरिया सतना दमोह। रीवा पन्ना कटनी उमरिया सतना व दमोह जी कहाँ पर आते हैं? आपके रीवा पन्ना पठार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो शीत ऋतु में साधारण गर्म तथा शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड होती है। इसका क्षेत्रफल वनों में बांस, तेंदुपत्ता, शीशम आदि वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर टोस, कैन, बीहड़ या बहाना, बिछिया नदी यहाँ से निकलती। टोस है, कैन है, बीहड़ है, महाना है और बिछिया है। यहाँ पे गेहूँ, चावल व तिल अधिक मात्रा में उपज होती है। खनिज कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे खनिज जैसे कि बात करते चूना पत्थर है, गेरू है व हीरा यहाँ पर पन्ना क्षेत्र में आपके लिए देखने को मिल जाएगा। इसे विंध्यान कंगारी या स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल है। रीवा पन्ना क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुडविल है, जिसे सद्भावना चोटी से 752 मीटर दमोह जिले में स्थित है। जो कौन सी सद्भावना चोटी है जो दमोह जिले में स्थित है, 752 मीटर। मध्य प्रदेश के जबेरा गुम्मद दमोह में जिले में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। जो जबेरा का गुम्मद है वो दमोह जिले के रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं साथियों नर्मदा सोन घाटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नर्मदा सोन घाटी कि मालवा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण तथा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 चैनल से 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश में, जो उत्तरी अक्षांश है, जो पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 से 81 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्षेत्र की बात करें तो राज्य में कुल 26% है। इस घाटी का निर्माण पश्चिम में दक्कन ट्रेप की चट्टानों से तथा पूर्व में धारवाड़ की विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब देखते हैं इसमें संबंधित प्रमुख जिले कौन से? जबलपुर है। जबलपुर मालवा क्षेत्र मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार यानी नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। जैसे नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, हरदा है और रायसेन आता है। जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे साधारण ही ठंड होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की बात करते हैं तो इसमें पश्चिम पूर्वी की ओर चलने वाले क्रम बढ़ती जाती है। इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी, तवा है, हिरण है, शेर है, शक्कर है, दूधी है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हो जाएंगी। वृक्ष की वन की बात करें तो सागौन, साल, तेंदुपत्ता के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो नर्मदा घाटी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी तथा पूर्वी में लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके पश्चिम में कपास व मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं एवं पूर्वी क्षेत्र मालवा क्षेत्र में उत्पादन होता है। चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह सबसे निचला भाग आता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आपको इसके लिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। पश्चिम में क्या रहेगा? जो पश्चिम में है, पूर्व में क्या है? मैकाल है, मध्य में महादेव है और पश्चिम में क्या है? राजपीपला है। तो यहाँ की स्थिति देखते हैं कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर में स्थित है। इसमें देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 11% है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती। दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवाड़ की चट्टानें क्रमशः इसका निर्माण हुआ है। प्रमुख जिले बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर व बड़वानी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 75 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पूर्वी भाग में इसमें 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें नदियों की बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख नदियाँ आ जाती हैं। ताप्ती है, बैनगंगा है, शक्कर है, दूधी, जो नर्मदा नदी से के ही दाएं बाएं की नदियाँ हैं यहाँ पे प्रवेश करती हैं। इस क्षेत्र में छिछली, काली या लेटराइट मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार देखते हैं अपन यहाँ पे, तो ये पूर्वी भाग में स्थित है। इसका अक्षांश विस्तार आप देख लीजिए, साथ ही PDF दे दूंगा मैं आपके लिए। तो लगभग 7% पर है ये महाकल्प शैल समूहों से हुआ है। इसके प्रमुख जिले सिंगरौली, सीधी, रीवा, शहडोल इसके प्रमुख जिले आते हैं इसमें।
अब यहाँ पे देखते हैं तो मध्य सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ लगभग 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है। सोन, जोहला, बनास और गोपद आदि यहाँ के नदियाँ मिल जाएंगी। लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जो प्राकृतिक विभाजन है जो अपन एक साथ देख सकते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। मालवा का पठार है, मध्य का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा घाटी है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है या बघेलखंड का पठार है। कहाँ पे क्या पाया जाता है, कितनी वर्षा होती है, ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा साथियों। देख सकते मुख्य फैक्ट है यहाँ पर। रीवा पन्ना का पठार, दूसरा नाम विंध्य पठारी प्रदेश भी है। और यहाँ पर कर्क रेखा मालवा पठार के 2 भागों में विभाजित होती है जो कि माही नदी कहती है। यहाँ पे चीनी यात्री फरहान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। चंबल नदी के उत्खनन में स्थितियों का निर्माण जो बीहड़ के निर्माण से हुआ। विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा गंगा नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में हुआ है। पन्ना के हीरे की खानें बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। देखिए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो पन्ना में हीरा की खदानें हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो बिजावर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। गुड़ बिल चोटी या कालूमार चोटी जिले दमोह जिले में स्थित है। इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं, इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानों के संगमरमर से प्राप्त हुई हैं। जो संगमरमर की चट्टानें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो यह आर्कियन से प्राप्त हुई हैं। पन्ना के जिले में भोगन नदी के हीरा प्राप्त होते हैं। भोगन नदी से हीरा प्राप्त होते हैं। मजगुआ पन्ना में, हिनौता पन्ना में, कोटारिया सतना हीरे की खदानें हैं। बुंदेलखंड में झांसी और सागर के समतल प्राय मैदान पाए जाते हैं। जो बुंदेलखंड है वहाँ पे समतल मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रमुख फसल जो यहाँ पे है वो देख लीजिएगा साथियों आप। और यहाँ पे जो मालवा का पठार है, प्रदेश है, ये आपका कंप्लीट हो गया साथियों। तो अपन अगली नेक्स्ट क्लास देखें जिसमें अपन मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला देखने वाले हैं साथियों। चैनल की सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।